हाय स्टूडेंट बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं क्लास 9-10 की हिस्ट्री लेसन 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। और जिस लेसन का बेटा फर्स्ट वीडियो होगा, इसमें हम लोग कल कुछ पढ़े थे पिछले टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन, और आज मेन टॉपिक पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। स्टूडेंट्स जैसा कि जानते हैं कि हम लोग ने वही पिछले लेसन 1 में हमने यूरोप की नेशनलिज्म को पढ़ा है कि यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म आई थी, और इन तमाम चीज़ों को हम जानते हैं कि वहाँ पर नेशन स्टेट करने के लिए बहुत सारे तरीक़ों का, बहुत सारे मेजर्स का उपयोग किया गया था। तो आज हम चूँकि अपने कंट्री का जो इंडिया है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कंट्री में किस तरह से नेशनलिज्म की भावनाएं स्प्रेड की गई थी और एक यूनिटी के तहत जो है अपने कंट्री को फ्रीडम की गई थी। तो हम इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए कल कुछ पढ़े थे, लेकिन आज हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट आपका फर्स्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दैट मीन्स पेज नंबर आपका 54। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 54 को ओपन कर लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ओके, डायरेक्ट हम स्टोरी चलते हैं और 1919 पे। ओके, जो स्टोरी आपकी है तो 1919 की स्टोरी पे हम लोग आते हैं कि उसमें आखिर हमारे कंट्री में हुआ क्या था। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हमने क्लास 9th में डिस्कशन किया है, 9th में लेसन जो 3rd है उसके बारे में उसमें हम लोग ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था एक्चुअली। और उसके बाद खिलाफत मूवमेंट ये भी आपके लिए नया है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने कई क्लासों में सुना है। तो हम इसको डीपली आज पढ़ने वाले हैं इस लेसन इस वीडियो के माध्यम से। देखते हैं इन द ईयर आफ्टर 1919, यानी कि 1919 के बाद वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग द न्यू एरिया इन क्राफ्टिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मॉडल्स ऑफ द स्ट्रगल्स। यानी कि 1990 तक, यानी कि हम कहते हैं फर्स्ट बैटल फॉर फ्रीडम जो हुई थी 1857 में ही। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि आज़ादी की पहली 1857 में लड़ी गई थी। उसमें मंगल पांडे का नाम सबसे इम्पोर्टेंट आपने सुना होगा। लेकिन जो 1919 के बाद, जो इतने समय के बाद जो लोग यूनाइट हुए थे वो अलग अलग मूवमेंट के माध्यम से, तो 1919 के बाद जो भी मूवमेंट हमारे कंट्री में हो रहे थे उसका एक अलग ही तरीके से लोग मतलब उसके अगेंस्ट में कर रहे थे और अपना अलग अलग सोशल ग्रुप के माध्यम से। हाउ डू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट्स एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ डिड दे हैव, दैट मीन्स इसका प्रभाव क्या रहा और इस प्रकार की डेवलपमेंट हमारे कंट्री में कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हम नीचे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। देखिए, युद्ध जो होता है, चाहे वो 2 ग्रुप में हो, 2 व्यक्ति में हो या 2 कम्युनिटी में हो, युद्ध हमेशा मतलब फ़ायदेमंद नहीं होता है। युद्ध से आपका लॉस होता है, इकोनॉमिकल भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है और फिजिकल भी। क्योंकि फिजिकल इसलिए कि युद्ध में लोग मारे जाएंगे, है कि नहीं। इकोनॉमिकल आपको युद्ध में औजार खरीदेंगे, मतलब इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, तो किसी न किसी तरह से युद्ध आपको हानि ही करता है, लाभ मतलब बेनिफिट नहीं करता है। तो युद्ध की वजह से जो है काफ़ी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो सिचुएशन थे हमारे कंट्री का वो बदल चुके थे। इट लेड टू द ह्यूज इंक्रीज ऑफ द डिफेंस एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है कि मतलब डिफेंस मतलब बचाव, जो बचाव कार्यों में या सामग्रियों में बहुत ज़्यादा खर्च आ चुके थे। मतलब हथियार खरीदे जा रहे थे, यूनिफॉर्म खरीदे जा रहे थे, सैनिकों का सैलरी दी जा रही थी, जो भी है, तो काफ़ी ज़्यादा है जो है एक्सपेंडिचर बढ़ चुके थे। विच वाज फाइनेंस्ड बाय द वार लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। यानी कि इस तरह से युद्ध पे जो लोग एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए लोन लेते थे, तो लोन की जो अमाउंट है भी ज़्यादा बढ़ चुके थे, और जो टैक्सेस थे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिए। गवर्नमेंट क्या करती है, जब अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है तो टैक्स को इंक्रीज करती है। अभी एज एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल का दाम कितना बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये क्यों बढ़ रहा है, ये अदर सामग्री का दाम भी मतलब हाई इंक्रीज हो रहा है। इस पर जैसा नहीं कि लागत खर्च में उतना हो रहा है, उस पर जो है गवर्नमेंट अपना टैक्सेस इंक्रीज कर देती है, तो उसके प्राइस में ज़्यादा मतलब अधिक हो जाता है। उसी प्रकार जो है गवर्नमेंट अपने मतलब उस समय हो रहा था। इसके साथ साथ कस्टम ड्यूटीज ही बढ़ चुके थे, सीमा शुल्क वेयर रेज्ड एंड द इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, और नए टैक्स के रूप में इनकम टैक्स को भी ले लिया गया था। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1918 में समाप्त हुआ था, और 1 साल बाद जो है क्या की थी, जो कंपनी जो है अपने एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए टैक्सेस को बढ़ा रखी थी। टैक्स बढ़ाने के साथ साथ एक नई तरह की टैक्स जो है आपको इनकम टैक्स के रूप में इंट्रोड्यूस की थी। थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918। यानी कि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से स्टार्ट हुआ था, याद है कि नहीं आपको, और 1918 तक चला था। तो जिस चीज़ की कीमत जो 1913 में
30 रुपीज़ था, सपोज दैट वो आपको 1919 तक आते आते वो डबल हो चुके थे, 60 रुपीज़ हो चुके थे। यानी कि मात्र केवल 4 या 5 वर्षों में जो है प्राइसेस क्या हो चुके, डबल। चूँकि युद्ध में जब ज़्यादा मतलब पैसे की ज़रूरत थी उसको रिकूप करने के लिए, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। और जब भाई जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, अब जो हम 100 रुपये में खा लेते थे अब उसको 200 रुपये कमाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम पर 2 घंटे ड्यूटी करते थे, अब उनको ड्यूटी डबल करना पड़ेगा। यानी कि लोगों को जब प्राइसेस बढ़ा दिया गया तो लोगों की लाइफ जो है और डिफ़िकल्ट हो गया। लोग अपने एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए अब और ज़्यादा परिश्रम किया करते थे। ओके, तो लोगों की लाइफ जो है बहुत बिजी हो चुके थे, मतलब डिफ़िकल्ट हो चुका था। और लीडिंग टू एक्सट्रीम द हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपुल, आम लोगों का भी जीवन बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका था। विलेजेज वेयर कॉल्ड अपॉन अ सप्लाई ऑफ सोल्जर्स। उस समय युद्ध में जो सैनिकों की जरूरत पड़ती थी तो सैनिक कहाँ से आते थे, गांव के, जो गांव के ग्रामीण हुआ करते थे उन्हें ही पकड़ लिया जाता था और उनको ट्रेंड करके युद्ध में लोग भेज देते थे। उस समय एक मुहिम चली थी, फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरन भर्ती का माहौल चला था उसमें। जैसे उसमें आप देखने को मिला था कि जो लोग अपने गाँव में या घरों में, बगीचे में, फील्ड में खेल रहे होते थे, ब्रिटिश कंपनी आती थी उनको पकड़ लेती थी, चलो सैनिक में भर्ती कर देती थी। तो ऐसे रिक्रूटमेंट को बोलते फोर्स रिक्रूटमेंट। ओके, इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। और इस जो फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ करती थी, अब मान लो किसी घर में एक ही लड़का है, उसको उठाई सका ले चली गई, जब में भर्ती कर दी, बेचारा वो जाकर जो है मारा गया। तो इस तरह से जो घटनाएं घटती थी इससे लोग ज़्यादा क्या थे, नाखुश थे, मतलब एंगर थे। Then in 1989, 19 and 1920-21 क्रॉप्स फील्ड। देखो जब समस्या आती है ना तो चारों तरफ से आती है ना। अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, ये देख रहे हैं लोग कोरोना से परेशान हैं, उधर बिहार में आधा बिहार बाढ़ से डूबा हुआ है। यानी कि तमाम तरह की समस्याएं एक साथ आ जाती है। तो उस समय एक तो आपको युद्ध चल रहे थे, युद्ध से जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका था, दाम सबका बढ़ चुका था। उसके साथ साथ क्या हुआ था, 1918, 19 और 20-21 में, यानी कि लगातार 2 वर्ष क्या हो चुके थे, सूखा हो चुका था। जो फसल है किसानों का वो बर्बाद हो चुका था, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। तो क्या होगा, जब फसल बर्बाद हो जाएगा तो फिर भोजन की कमी हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग का दिस वाज अकम्पेन्ड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और इस प्रकार से महामारी आ गई थी, जैसे अभी महामारी आई हुई है 2020-21 में। 1920-21 में ठीक 100 वर्ष पहले इसी प्रकार की महामारी आई थी। उसके अकॉर्डिंग जो है 1921 में नियर अबाउट 13 मिलियन पीपुल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमिन और एपिडेमिक। इस प्रकार से जो है इस महामारी में या बीमारी कह सकते हैं, उसमें लगभग 13 मिलियंस जो है पॉपुलेशन मर चुके थे। और 100 वर्ष बाद फिर आज यही हुआ है ना। देखते हैं आगे। तो पीपुल होप दैट देयर हार्डशिप वुड बी एंड आफ्टर द वार्स। हालांकि लोगों का उम्मीद था कि चलो भाई युद्ध चल रहा है, युद्ध के बाद क्या होगा, इसलिए सब नॉर्मल हो जाएंगे, जो प्राइसेस बढ़े हैं वो कम हो जाएंगे, हमारी लाइफ जो फिर पुराने रास्ते पर चल पड़ेगा। लेकिन बट डिड नॉट हैपन, वो ऐसा हुआ नहीं। अभी हम सोच रहे हैं ना कि कोरोना काल है, चलो भाई विद्यालय नहीं चलेंगे या फिर ऐसे ही काम करना पड़ेगा, हमें हाफ सैलरी पे वर्क करना पड़ेगा, फिर कोरोना समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन क्या भरोसा, अब जीने के स्टाइल ऐसे ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। दूसरा से वहाँ पर हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एट दिस स्टेज और न्यू लीडर्स अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। इस प्रकार की समस्या आने के बाद जो है, जो स्ट्रगलिस्ट थे, जो मतलब लीडर थे, वे अपने स्ट्रगल को स्टार्ट करने के लिए नए तरीक़ों का उपयोग किया था। तो नए तरीके कौन थे, तो पॉइंट फर्स्ट है आपका द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ओके, हम इसको देखते हैं नेक्स्ट। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह का, उसको देख लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया इन जनवरी 1915। आपको पता है कि महात्मा गांधी जो है इससे पहले कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में काफ़ी दिनों रहने के बाद वो महात्मा गांधी जो है 12 जनवरी, एग्जैक्ट डेट आप राइट कर सकते हैं, 12 जनवरी 1915 को हमारे कंट्री में आए थे साउथ अफ्रीका से। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिकल या रेसिस्ट रिजिम विद द नोबेल्स मेथड ऑफ द मास अगेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। यानी कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे और साउथ अफ्रीका में जो
कास्ट बेसिस यानी कि नस्ल बेसिस है, रेस मीन्स क्या होता है, नस्ल। जैसे काले और गोरे की जो डिफरेंसेस थी, वहाँ पर रंग भेदी थी साउथ अफ्रीका में, उसके ऊपर यानी कि उस समस्याओं से काफ़ी सफलता हासिल करने के बाद वो हमारे कंट्री में आए थे। तो वहाँ पर भी सत्याग्रह, आपने नाम सुना होगा, 9th में पढ़े हैं नेल्सन मंडेला का नाम। हमने पॉलिटिक्स में पढ़ा है लेसन 2 में, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में, कि किस तरह से संविधान मतलब फॉर्मेशन में आया था। उसकी स्टोरी को पढ़ने से पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो नेल्सन मंडेला का जो वो मतलब साउथ अफ्रीका था, वहाँ से महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट को सफल करके आए थे। तो वहीं से इनको विचार मिला था कि भाई अगर हमारी मांग सही है, हमारे जो मतलब अधिकार है वो मिलना चाहिए, अगर हम गलत तरीके से नहीं है, गलत रास्ते पर नहीं है, तो हमारा एक न एक दिन क्या होगा, हमको अपने राइट्स को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर्स ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, यानी कि सच्चाई को ढूंढने के लिए हमें सत्य की रास्तों पर चलना जरूरी है, और सत्य की रास्ता इतना पावरफुल होती है कि आपको एक न एक दिन सफलताएं अवश्य ही मिलेगी। ये विचार कहाँ से आया था, साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह मूवमेंट से। ओके, इट सजेस्ट दैट इफ द केस या कॉज वाज ट्रू, अगर आपका रीजन सही है, तो इफ़ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट द इनजस्टिस, अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या मतलब उसका स्ट्रगल करते हैं, तो देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर, यानी कि अगर आपकी डिमांड सही है तो आपको बुद्धि से लड़ने की जरूरत है, शरीर से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका अधिकार है, वो चीज़ आप ही का है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उससे आग्रह कर सकते हैं, इसके लिए आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं है फिजिकली। ये महात्मा गांधी माना करते थे, उनके विचार था ये। ओके, विदाउट सिकिंग वेंगेंस, मतलब विरोध कर सकते हैं, या बीइंग अग्रेसिव, सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, यानी कि महात्मा गांधी कहते हैं अगर आपका विचार सही है तो हम केवल आवाज़ से ही, केवल बोल करके उसका विरोध कर सकते हैं। सिकिंग एविडेंस मतलब बोल करके विरोध करना, बीइंग अग्रेसिव, बिना मतलब अग्रेसिव हुए, बिना आक्रमण किए हुए हम उसको जीत सकते हैं नॉन वायलेंस के वहाँ से, अहिंसा पूर्वक, उसके लिए किसी को जान मारने की जरूरत नहीं है। ये विचार महात्मा गांधी को कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से। दिस कुड बी डन बाई द अपीलिंग टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अप्रेसर। अप्रेसर मीन्स क्या होता है, एक होता है अप्रेस्ड और एक होता है अप्रेसर, दोनों अपोजिट वर्ड है। अप्रेसर होता है दबा हुआ, मतलब मान लो कि हम अगर आपको मार रहे हैं, आपको हम दबा रहे हैं, दैट मीन्स आपका अधिकार को हम ले लिए हैं, तो हम हो गए अप्रेसर। और आपको अगर हम दबा रहे हैं, आपको अगर हम मार रहे हैं, सता रहे हैं, आप हो गए अप्रेस्ड। ठीक है, यानी कि मतलब एक हो गया अप्रेस्ड, मतलब कह सकते हैं कमज़ोर, और अप्रेसर मतलब मजबूत। ठीक है, तो अप्रेस्ड यहाँ पर है अप्रेसर। पीपुल इंक्लूडिंग द अप्रेसर हैड टू बी प्रोसीड्यूड द सी द ट्रूथ, यानी कि जो लोग मतलब दबा रहे हैं या किसी को अगर अधिकारों को ले रहे हैं, तो वो भी रियलाइज़ करें कि भाई उसकी जो डिमांड है वो सही है, और इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ द वायलेंस, और वो भी एक न एक दिन क्या होगा, आपकी सही को स्वीकार करेंगे और आपकी बातों को मान लेंगे। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्प्स। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइटेड द ऑल इंडियंस, और कि जो इसका जो तभी हो सकता है जब हम पूरे इंडियंस को यूनाइट कर सकते हैं, पूरे इंडियंस को एक में मिला सकते हैं, तब हम इस कार्य को कर सकते हैं। और ये धर्म है क्या, वायलेंस जो है, सो नॉन वायलेंस जो है, एक तरह से धर्म का पालन कर सकते हैं। तो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, ये तो महात्मा गांधी को वहाँ से विचार मिला था, उसको यहाँ पर देखा गया था। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी को इंडिया में आने के बाद जो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आती है, व्हाट डू यू नो अबाउट सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट जो है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में या तो इसके डेट आते हैं। सत्याग्रह मूवमेंट हमारे कंट्री में 3 बार हुए हैं, उसको हम बता देंगे ईयर वाइज, और किस किस प्लेस पर हुए थे, उसका मेन मोटो क्या था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है, सत्याग्रह मूवमेंट क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट सत्याग्रह मूवमेंट, या वेयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च सत्याग्रह। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है कि इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। बिहार में एक तरह से नील की खेती हो रही थी। किसकी खेती हो रही थी, नील की खेती हो रही थी। और वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो क्या करते थे, उन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा
प्रेशर करते थे कि तुम चावल फूड ग्रेन्स ना ग्रो करके नील की खेती करो। बात है कि भाई जो फार्मर्स है जिसके पास छोटे मोटे लैंड्स है वो अपने खाने के लिए ग्रो करेगा कि पहले आपकी कंपनी के लिए ग्रो करेगा। तो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनको प्रेशर करता है कि आप जो है हमारे लिए नील की खेती करो। उन्हें मारती भी थी, पीटती भी थी, और कभी कभी जो फार्मर्स नहीं मानते थे, गेहूँ वगैरह लगा देते थे, उसको घोड़े गाड़ी से लोग मतलब उसको बर्बाद कर देते थे। इसलिए वहाँ के जो फार्मर्स थे बहुत ज़्यादा उग्र हो चुके थे। तो महात्मा गांधी उनको मतलब क्या करने के लिए, समझाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए सत्याग्रह मूवमेंट को 1916 में गए। यानी कि सत्याग्रह मूवमेंट का फर्स्ट पार्ट कहाँ से होता है शुरू, तो 1916 चंपारण से, याद रखना आप लोग। कहाँ है ये, बिहार में। तो चंपारण से होता है। इसके बाद जो है देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज एट सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इसके बाद जस्ट एक साल बाद 1917 में वो कहाँ चले गए, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। वहाँ आते हैं, वहाँ क्या समस्या थी, तो वहाँ भी जो है लोग जो फार्मर थे उनको मतलब जो है इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे कि वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे कर पाएँ। तो रेवेन्यू को कम करने के लिए या रेवेन्यू को माफ़ करने के लिए गवर्नमेंट से, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आग्रह कर रहे थे, फाइटिंग हो रही थी। तो वैसे पीजेंट को सुनाने के लिए महात्मा गांधी वहाँ पे खेड़ा गए थे। और फिर एक साल बाद 1918 में कहाँ चले गए, अहमदाबाद जो है वो चले गए 1918 में। यानी सत्याग्रह मूवमेंट आप देख रहे हैं कि अलग अलग ईयर में 3 जगह पे हुआ था। सबसे पहला बिहार चंपारण, दूसरा खेड़ा गुजरात, और फिर अहमदाबाद, ये भी आपको गुजरात में ही है। जो कॉटन मिल में, जो कॉटन का जो मिल था, फैक्ट्री था, उसमें जो वर्कर काम कर रहे थे उनकी जो मतलब सैलरी थी वो कंपनी बहुत कम कर चुकी थी, या उनकी जो रहने जो लाइफ स्टाइल है या कंपनी के और सारे प्रिविलेज जो हैं वो बहुत ही सही नहीं था। इसलिए वहाँ के वर्कर्स भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में मूवमेंट ला रहे थे। तो वैसे लोगों को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए महात्मा गांधी गए थे कि भाई देखो आपकी डिमांड है, तो आपका डिमांड सही है तो आप वायलेंस नहीं करो, आप हिंसात्मक मतलब प्रक्रिया से उसको ना करो, आप वायलेंस अपनी बात को सरकार तक रखो, नॉन वायलेंसली, अहिंसापूर्वक से। तो इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द कॉटन मिल वर्कर। अब ये आपका पॉइंट्स हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है रॉलेट एक्ट, इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।